सो बेटे ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जेई 2025 से। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू बॉल्स विद सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी आर प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स इन सच अ वे that maximum height reached by the first ball is 8 times higher than the second ball. T1 and T2 are the total flying times of first and second ball respectively. Then the ratio of T1 and T2 is. सो बेटा ये बेसिकली अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है या हम कह सकते हैं जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो कंसेप्ट यूज हो रहा है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल। सो एच मैक्सिमम ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बच्चों अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को, हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल है और हम उसे किसी इनिशियल स्पीड u से प्रोजेक्ट करते हैं बेटा किसी एंगल थीटा पे हॉरिजेंटल के साथ, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जहां पे ऑब्वियसली g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा प्रोजेक्टाइल का मास सेम है और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, यानी कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी u1 इज इक्वल टू u2 है एट डिफरेंट एंगल्स, यानी कि दोनों का एंगल जो है वो अलग अलग है। ठीक है, इन सच अ वे दैट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द फर्स्ट बॉल, यानी कि पहले की जो एच मैक्सिमम है वो 8 टाइम्स है दूसरे के एच मैक्सिमम से। यही हमारे क्वेश्चन की हिंट है। तो पहले की एच मैक्सिमम जो होगी बेटे वो कितनी होगी, यू स्क्वायर या u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में 2g। जी तो सबके लिए सेम है, तो 8 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2g। बच्चों क्वेश्चन जब भी मैं पढ़ लेता हूं उसके बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी आपको इस सीरीज का मजा आएगा। अदरवाइज इसका कोई मजा नहीं है कि आप क्वेश्चन देखें फिर उसको मूवी की तरह मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं वो देख लें, उसका कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करें बेटे, उसके बाद आंसर मैच करें, फिर देखें कि सर ने क्या प्रोसेस यूज किया है, मैंने क्या यूज किया है ना। अब बेटे क्योंकि यहाँ पे u1 और u2 बराबर है तो u से u कटने वाला है और 2g से 2g कटने वाला है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा 1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, रूट टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा 2, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर रूट अगर लूंगा तो 8 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, है नहीं। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि रेशो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। प्यारे बच्चों जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टाइम का यूज करते हैं, तो टाइम फर्स्ट का कितना होगा और सेकंड का कितना होगा बेटा, फर्स्ट का होगा 2u साइन थीटा 1 बाई जी और सेकंड का कितना होगा 2u साइन थीटा 2 बाई जी, है ना बेटे। ये रेशो आने वाला है, तो इस रेशो को हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि u जो है और g जो है वो जो है सेम है। तो अगर सेम है बेटा तो इसका रेशो साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 पे डिपेंड करता है। तो साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 का रेशो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये कितना आ रहा है 2√2 आ रहा है। तो बेसिकली बेटे यहाँ पे जो आंसर होने वाला है टाइम के रेशो का वो कितना होने वाला है 2√2:1। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ऑल्दो इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा। सो ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजेंटली विद अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर drops an object at an instant. The object hits the ground at a point O 20 seconds after it is dropped. Displacement of O from the position of the helicopter where the object was released. तो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है पहले हम लोग वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपनी डेली डोज डायरी में भी लिखना चाहिए अगर आप डेली डोज डायरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो। अदरवाइज आप अपनी जो भी इंपॉर्टेंट नोटबुक है उसके अंदर इसको लिख सकते हैं। कंसेप्ट क्या है बेटे, कंसेप्ट इसके अंदर जो यूज हो रहा है
वो ये है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे अगर कोई चीज ड्रॉप की जाती है, अगर उससे कोई चीज ड्रॉप की जाती है, तो ड्रॉप होने के बाद बेटा जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड को लेकर के निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब अगर आप कार में से कोई एप्पल ड्रॉप कर देंगे विंडो से, तो जो एप्पल की इनिशियल स्पीड होगी बेटा वो जीरो नहीं ली जाएगी जैसे ड्रॉप के केस में लेते हैं। नहीं, अभी वो कार की इनिशियल स्पीड जो है वही उसको लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो हमारा हेलीकॉप्टर था, है ना, ये हेलीकॉप्टर का विंग भी बना लेते हैं थोड़ा सा। ओ, ये बन गया। तो ये हेलीकॉप्टर में से अगर एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है कि या किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है बेटा, तो इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड वही मानी जाएगी जो हेलीकॉप्टर की थी, यानी 360 किलोमीटर पर आवर। तो बेटे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? 360 इंटू 5/18। तो ये कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36 और 20 पंजे 100, तो 100 मीटर पर सेकंड आ गया। अब बेटा जब ये आगे जाएगा तो ये कैसे पाथ को फॉलो करेगा? ये कैसे पाथ को फॉलो करेगा? एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे गिरेगा बेटा, ये आगे जाके ये कुछ ऐसे गिरेगा, है ना। तो उन्होंने पूछा है कि जब इसको ड्रॉप किया है तो वहां से आगे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट इन्होंने पूछी है। तो अगर इसको ड्रॉप किया गया बेटा तो ये कितनी हाइट से ड्रॉप हुआ है? 2 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 2 × 10⁻³ मीटर है। ठीक है, 2000 मीटर्स। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको नीचे पहुंचने में जो टाइम कितना लगेगा? टाइम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे पहुंचने में लगता है √2h/g। तो इसको यूज करते हैं हम लोग। तो √2h की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 × 10⁻³ और g की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहां से क्लियरली बेटा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, अच्छा ये तो टाइम है तो 20 सेकेंड बाहर आ रहा है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को नीचे पहुंचने में जो समय लग रहा है वो 20 सेकेंड है। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगी एक्स में वो होगी बेटा u(xt) प्लस हाफ ऑफ a(xt²). यहाँ ux क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ax क्या है? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे x में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ax जीरो हो जाएगा। ux की वैल्यू हमारे पास है 100 और टाइम है हमारे पास 20। तो ये कितना आने वाला है बेटा? 2000 मीटर्स, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसका आंसर आ जाएगा 2000 मीटर्स। ठीक है, तो अब ये जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट आ गई वो डिस्प्लेसमेंट तो है 2000 मीटर। ठीक है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है? 2000 मीटर, यानी 2 किलोमीटर ये डिस्टेंस है और 2 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। अब उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है फ्रॉम ओ, जहां से ऑब्जेक्ट को, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ फ्रॉम द पॉइंट जहां से उस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा वो ये होगी, है ना। तो अगर ये 2 किलोमीटर है और ये भी 2 किलोमीटर है तो ये 2√2 किलोमीटर आ जाएगा, है ना बेटा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√2 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या यूज किया? इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज किया बेटा ये कंसेप्ट कि जब भी किसी चलती हुई चीज से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट निकलता है तो वो उसी चलती हुई चीज की इनिशियल वेलोसिटी लेकर के निकलता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रिवर बोट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन विद a स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। If a boat capable of moving at a speed 27 kilometer per hour in still water crosses the river in half a minute while moving the maximum speed at an angle 150 degree to the river flow, then what is the width of the river? प्यारे बच्चों क्वेश्चन को एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कोई रिवर है बेटा, ये रिवर है। ठीक है, तो इस रिवर की कुछ विड्थ दी दी अच्छा दी नहीं है तो विड्थ ही तो निकालनी है हमें। तो इस रिवर की कुछ विड्थ हम मान लेते हैं बेटा W। रिवर फ्लो कर रही है 9 किलोमीटर पर आवर से और कोई बोटमैन है या कोई
बंदा है जो इस रिवर को क्रॉस कर रहा है बेटा, रिवर फ्लो से 150 डिग्री एंगल पे। तो 150 डिग्री एंगल कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगर वर्टिकल के साथ देख लें, रिवर फ्लो तो इधर है एक्स में, इधर है रिवर फ्लो, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। अब अगर उसे रिवर को क्रॉस करना है बेटा, तो इस बोट की जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिवर को क्रॉस करा सकता है? तो बेटा वो ये कंपोनेंट है जो रिवर को क्रॉस करा सकता है, वी बी कॉस 60 डिग्री। क्योंकि अगर उसके पास सिर्फ ये हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट होता वी बी साइन 60, तो क्या ये कभी रिवर को क्रॉस करा पाता? नहीं करा पाता, क्योंकि रिवर को क्रॉस करने के लिए तो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में जाना है, डब्ल्यू की तरफ जाना है। तो बेटा इसका मतलब अगर मैं देखूं कि रिवर की जो विड्थ होगी वो होगी इस डायरेक्शन में जो आपकी स्पीड है, और कितना टाइम रिवर को क्रॉस करने में लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में आपकी स्पीड है वी बी कॉस 60, और जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है बेटा 30 मिनट। तो अब हम सबको लेकर के आते हैं किसमें? एसआई यूनिट में। तो 27 किलोमीटर पर आवर के लिए हो जाएगा 5/18, कॉस 60 के लिए 1/2, और 30 मिनट जो है, क्योंकि इन्होंने आंसर किस में दिया है? विड्थ मीटर में दिया है, तो इसको हमें जो है चेक करना पड़ेगा, 30 मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, है ना? हाफ ए मिनट है, अच्छा हाफ ए मिनट है, 30 मिनट नहीं है, हाफ ए मिनट है, तो 30 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाफ ए मिनट है, 30 मिनट नहीं। देखो ना यहाँ पे हाफ ए मिनट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम इसको काटते हैं, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 6 5 जा 30, तो 9 × 25/2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 9 × 25/2, तो 25 कितना हो जाता है? 225/2, तो 112.5 आ जाएगा, 112.5 मीटर। ऑप्शन में है हाँ, तो ए 112.5 मीटर यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ये क्वेश्चन इजी था। हालांकि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पे अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पोजीशन वेक्टर से लिया गया है। इसमें मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। बेटा जब भी हमारा कोई पार्टिकल है जिसका कोई पोजीशन वेक्टर दिया है बेटा, तो मान लेते हैं ये हमारे पास हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, कोई पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया है बेटा हमारे पास, ये कोई पार्टिकल यहाँ पे था और उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। तो बेटा हमेशा याद रखिए, जो पोजीशन वेक्टर होता है वो टाइम का फंक्शन दिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि टाइम का फंक्शन हो, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है टाइम का फंक्शन। बट अगर टाइम का फंक्शन नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टाइम का फंक्शन दिया है तो कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं बेटा कि जो पोजीशन वेक्टर वो हमें दिया है किसी टाइम के फंक्शन एफ टी आई कैप प्लस जी टी जे कैप में। तो बेटे अगर हमें इसे वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते हैं डी आर बाई डी टी। तो एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश हो जाएगा आई कैप, और जी का डिफरेंशिएशन जी डैश हो जाएगा जे कैप, है कि नहीं? और अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है बेटे, तो एक्सेलरेशन डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी आर बाई डी टी स्क्वायर, या हम इसे डीवी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो एक्सेलरेशन हो गई वो कितनी हो जाएगी? एफ डबल डैश आई कैप प्लस जी डबल डैश जे कैप। यहाँ पे डबल डैश क्या है बेटा? डबल डिफरेंशिएशन, है ना? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन एज। तो उन्होंने पोजीशन वेक्टर दिया है आर इज इक्वल टू 5t² आई कैप माइनस 5t जे कैप, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बेटे अभी हमने देखा कि वेलोसिटी कैसे दी जा सकती है? वेलोसिटी दी जा सकती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर से। तो यहां पर हम लोग जो पोजीशन वेक्टर हमारा है 5t² आई कैप माइनस 5t जे कैप, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वी, वी की वैल्यू आ जाएगी 10t आई कैप माइनस 5 जे कैप। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज हो गया। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको मैं डिफरेंशिएशन के लिए एक नया लेक्चर लेके आऊं, तो मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा दूंगा। अब वेलोसिटी आ गई हमारे पास बेटा 10 टी आई कैप माइनस 5 जे कैप।
लेकिन इन्होंने 2 सेकंड पे पूछी है, तो इसमें 2 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप। तो बेटा अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो मैग्नीट्यूड में आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, 425 हो जाएगा मेरे ख्याल में अंडर रूट में 425। तो 425 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा बेटा, अब हमें क्या क्या चीजें निकालनी है इसमें, इसमें एक तो वाई एक्सिस के साथ हमें एंगल चाहिए या एक्स एक्सिस के साथ। तो बेसिकली जब भी हम लोग देखेंगे इसका वेक्टर, तो 20 आई कैप यानी 20 मीटर पर सेकंड तो इधर है और 5 माइनस में है, तो हम इस वाले को माइनस ले लेते हैं, तो ये 5 माइनस में है, तो हमारा नेट वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा आएगा। अगर हम इस एंगल को थीटा ले रहे हैं तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है बेटा, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास इन्होंने ऑप्शन क्या दिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा, नेगेटिव वाई के साथ दिया है और पॉजिटिव एक्स, तो हम पॉजिटिव एक्स के साथ अगर टेन थीटा लें तो टेन थीटा आएगा 5/20। तो ये 1/4 आ रहा है, इसका मतलब y के साथ ये 4 बनेगा, है ना। तो नेगेटिव y के साथ 4, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, पहला और चौथा। अब हमें ये देखना है कि 425 का रूट क्या आएगा, है ना। तो अगर इसके हिसाब से तो 25 इंटू 17 आना चाहिए या 25 इंटू 15 आना चाहिए। तो 15 से करके देखिए, 15 पचे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37 और 17 17 पंजे 85, 8 17 दूनी कितना होता है 34 और 8 42, हाँ तो 17 वाला आ जाना चाहिए। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 17, 5√17 एंड 10 इनवर्स 4 विद नेगेटिव वाई एक्सिस। सो द आंसर इज ए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत हुई होगी। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो यही है जो हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में यूज करते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ओके, सो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर के आया है, जो कि है एंगुलर मोमेंटम। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन इन अ वर्टिकल xy प्लेन एट एन एंगल 45 डिग्री विद द x एक्सिस। ओके, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट। The magnitude and direction of the angular momentum of the object with respect to the origin when it reaches at the maximum height will be। तो ये प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट पर उसके एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है। तो देखो यही तो जेई का क्वेश्चन है, दो कंसेप्ट्स को एक साथ जोड़ दिया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट पहले नंबर पे तो आपको ये समझना चाहिए कि जब भी एक प्रोजेक्टाइल फेंका जा रहा है तो उसके मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो बेटा अगर इस प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है किसी वेलोसिटी u से किसी एंगल थीटा पे, तो उसकी वेलोसिटी अगर v नॉट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे v नॉट दी है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी होगी, v नॉट कॉस थीटा। और हमें पता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो x में वेलोसिटी होती है बेटा वो किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं होती है ना। क्यों, क्योंकि x में एक्सेलरेशन नहीं होती है ना, इसलिए कभी भी चेंज नहीं होती है। तो जब h मैक्सिमम पे आप जाएंगे तो h मैक्सिमम पे आपकी वेलोसिटी v नॉट कॉस थीटा होगी और वो सिर्फ x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट 0 हो चुका होता है h मैक्सिमम पे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम हम किसी पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि उस पॉइंट से उसकी वेलोसिटी के ऊपर कितना परपेंडिकुलर डाला गया है, इसे हम आर परपेंडिकुलर कहते हैं और ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर अगर आपने आर परपेंडिकुलर डाल दिया तो हम एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं बेटा एम वी आर परपेंडिकुलर। एंगुलर मोमेंटम को कई तरीके से लिखा जाता है, मैं यहाँ पे आपको एक इजी वे बता रहा हूं क्योंकि वो इस क्वेश्चन में लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीजें हमें पता चल गई। अब हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में पार्टिकल 45 डिग्री से फेंका गया है। तो अगर क्वेश्चन में पार्टिकल 45 डिग्री से फेंका गया है बेटा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी एच मैक्सिमम पे होगी बेटा v नॉट कॉस 45 यानी v नॉट बाई √2। और अगर हम ध्यान से देखें कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एच मैक्सिमम की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, तो वो एच मैक्सिमम के बराबर ही होती है बेटे, है कि नहीं। एच मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1/√2 का स्क्वायर लिख दूं क्योंकि साइन 45 है, यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बेटे ये एच मैक्सिमम हमारा आर परपेंडिकुलर बन गया और ये हमारा v बन गया। तो अब हमारे पास ओ के अबाउट है ना, जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो होना चाहिए L इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर। अब यहां से बेटा m की वैल्यू m है, v की वैल्यू कितनी है v0/√2 और r परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा बेटा v0 स्क्वायर बाई 2g और 1/√2 का स्क्वायर यहां से 2 दे देगा। तो ये आ गया बेटा mv0³ बाई 4√2g। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ये। अब इन्होंने डायरेक्शन भी दी है, डायरेक्शन कैसे देते हैं? तो डायरेक्शन के लिए बेटा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी एंगुलर मोमेंटम होता है तो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर में फॉर्मूला क्या है? वेक्टर में फॉर्मूला होता है बेटा L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P। अब P में क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो बेसिकली डायरेक्शन R क्रॉस V से दी जा सकती है। ओरिजिन से R वेक्टर इधर है और V वेक्टर इधर है, तो R वेक्टर हमारा किस तरफ है? R वेक्टर J कैप में है और V वेक्टर कितना है? I कैप में। तो J क्रॉस I क्या होगा बेटा? माइनस के होगा। J क्रॉस I क्या होगा? माइनस के। इसीलिए आपका नेगेटिव जेड एक्सिस आंसर में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिफ्थ जो था ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, सिखाने वाला क्वेश्चन था, है ना? तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है मोशन इन ए प्लेन में, ये बात कर रहा है पार्टिकल के पाथ के बारे में और टाइप ऑफ मोशन के बारे में। बच्चों बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। जब भी बेटा हमारे पास पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिए हो और y कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिए हो, तो पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री या पार्टिकल के पाथ को कैसे निकालते हैं? इसके लिए बेटा हम टाइम को एलिमिनेट करते हैं। टाइम को क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं और इक्वेशन को x और y के फॉर्म में लेकर के आते हैं। ठीक है, टाइम को एलिमिनेट करिए और इक्वेशन को y और x के फॉर्म में लेकर के आइए। अब बेटा अगर y प्रोपोर्शनल टू x आ जाता है तो जो इक्वेशन होती है वो हमें इंडिकेट करती है कि पार्टिकल का जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा बेटा। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ जा रहा है या y या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर आ जा रहा है तो पार्टिकल का जो पाथ होगा बेटा वो क्या होगा? पैराबोलिक होगा। ठीक है बेटे, अगर y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जा रहा है यानी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पार्टिकल का जो पाथ हो जाएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर पार्टिकल का इक्वेशन पाथ का y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ जा रहा है तो आपका जो पाथ होगा वो हाइपरबोला हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट का स्क्वायर आ जा रहा है तो आपका पाथ सर्कुलर हो जाएगा बेटा। और अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ रहा है बेटा तो आपका जो पाथ हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह 1 आएगा, आपका पाथ जो है वो इलिप्टिकल हो जाएगा बेटा। तो इतने तरीके के पाथ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है बेटा 2 + 4t, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है 3t + 8t²। तो प्यारे बच्चों अगर हम ध्यान से देखें और अब इसमें से t को एलिमिनेट करना चाहें तो हम यहां से लिख सकते हैं x - 2/4 इज इक्वल टू t और t को यहां पुट कर दीजिए। जब आप t को यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 3 इंटू टी की वैल्यू है x - 2 अपॉन में 4 प्लस 8 इंटू एक्स - 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 4 जा 16। तो यहां से y इज इक्वल टू 3/4 x - 2 आ गया और यहां से बेटा 8 इसको 1/2 लिख दूं, 1/2 x - 2 का होल स्क्वायर। यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है x के टर्म में। अगर ये क्वाड्रेटिक बनने वाली है यानी x की हाईएस्ट डिग्री जो यहाँ पे जा रही है बेटा वो
स्क्वायर जा रही है, एक्स स्क्वायर यानी 2, तो यहाँ पे जो पाथ होने वाला है बेटा वो पैराबोलिक होने वाला है। क्या होने वाला है? पैराबोलिक होने वाला है। अब अगर पैराबोलिक पाथ है तो स्ट्रेट लाइन के ऑप्शंस क्या है? एक यहाँ पे पैराबोलिक बोला हुआ है और ऊपर जो है वो पैराबोलिक तो नहीं बोला है, लेकिन हमें अब देखना पड़ेगा कि क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो बेटे इसके लिए मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ पेज को। यहाँ पे देखते हैं बेटे, अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 + 4t आई कैप और +3t + 8t² जे कैप। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया कैसे लिख सकते हैं? 4i कैप +3 + 16t जे कैप। इसका एक्सेलरेशन कैसे लिख सकते हैं? 0, क्योंकि 4 कांस्टेंट हो गया, और 3 + 16t का आ जाएगा 16 जे कैप। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट आ गई। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई तो इसे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब है कि वेलोसिटी का जो चेंज है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी का जो चेंज है वो कांस्टेंट है। तो बेटे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग द पैराबोलिक पाथ। इज डेट ओके? मैं चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बनाएं कि कौन से केस में कौन सा पाथ होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कंसेप्ट लेकर आया था, मैंने आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे बेटे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है, अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 5 meter per second. Neglecting the air resistance, the speed with which the stone hits the ground will be. तो बेटे इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज होगा ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल एट ए हाइट ये प्रॉब्लम है। तो बेटा जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी टावर से या किसी हाइट से हॉरिजेंटली फेंकते हैं तो क्या क्या होता है बेटा? देखिए, अगर हम इसे किसी इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकते हैं किसी हाइट h से, तो बेटा प्रोजेक्टाइल जो है ऑब्वियसली एक पैराबोलिक पाथ में जाके नीचे गिरता है। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल में x में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है बेटा, तो इसकी हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है x में वो सेम रहती है, लेकिन y में जो वेलोसिटी होती है, अब अगर इसकी वेलोसिटी y में सोचे बेटा, तो y में तो एक्सेलरेशन है g, तो इसकी वेलोसिटी y में बढ़ती रहेगी। तो बेटा अब सपोज करो कि ये किसी t टाइम पे यहाँ पहुंच गया है नीचे, तो t टाइम में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटे? v = u + at। वर्टिकल में u तो कुछ था नहीं, तो ये gt हो जाएगी। और इसको पहुंचने में नीचे टाइम कितना लगता है? नीचे पहुंचने में इसको टाइम लगता है 2h/g। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आने वाली है वो आने वाली है gt का होल स्क्वायर प्लस u का होल स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारा इसके अंदर कंसेप्ट हो जाएगा। इसका यूज करते हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है 10 मीटर अबव है, तो अगर 10 मीटर अबव क्लिफ है तो पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं कि कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा। तो ये √2 सेकंड में नीचे पहुंचेगा, ठीक। अब इसकी इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टल में कितनी है? 5, तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो y डायरेक्शन में, वो आ जाएगी gt। तो ये आ जाएगा कितना? 10√2। तो इसकी फाइनल जो स्पीड होगी बेटा वो आ गई अंडर रूट में 10√2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो 10√2 कितना हो जाएगा? 100 × 2 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा √225। √225 अगर आप देखें तो 15 का रूट होता है, क्योंकि 15 15 225 होते हैं। तो 15 मीटर पर सेकेंड ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है बेटा, जब ये किससे टकरा रहा है? ग्राउंड से टकरा रहा है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ बताने को था नहीं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि एक अभी जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया उसमें ये कंसेप्ट नहीं था शामिल, इसलिए मैंने सोचा कि आपको प्रोजेक्टाइल एट ए हाइट का भी एक छोटा सा इंसाइट दे दूं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने उठा लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ये ईजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ये अगेन मोशन इन ए प्लेन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं।
आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। क्वेश्चन नंबर 8, मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। एट ए टाइम t इक्वल टू 0 अ पार्टिकल स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम ए हाइट 7 सेंटीमीटर in a plane keeping the z coordinate constant. At any instant of time, its position along x and y directions are defined as 3t and 5t cube. बेटा आपको x कोऑर्डिनेट दिया है, y कोऑर्डिनेट दिया है, इससे आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन मारेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है नहीं। तो इसको सॉल्व करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। तो मैं आपको सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री के बारे में बता देता हूँ। जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होती है बेटा, वो होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आपको एंगल और रेंज को बेटा एक साथ एक इक्वेशन में लेके आती है। क्योंकि आपकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन इसी फॉर्म में दी है, तो मैंने आपको ये इसी फॉर्म में ट्रेजेक्ट्री बताई है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। बेटे अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स बाई 20। अब देखो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है, और यहाँ पे x के साथ टेन थीटा है यानी टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और रेंज की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 20 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब हमसे पूछा क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो हमें थीटा पता है, थीटा हो गया 45 डिग्री, और रेंज पता है 20 मीटर। तो यहां से हमें अगर h चाहिए तो h की वैल्यू क्या होती है बेटा, h की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2g। तो मैं रेंज की हेल्प से अगर यू स्क्वायर निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, रेंज कितना होता है बेटा, रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज हमें मिल गया है 20, यू स्क्वायर हमें निकालना है, साइन 2 थीटा यानी साइन 90 साइन 91 हो जाएगा, और जी की वैल्यू होगी 10। तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 200। ये 200 उठा के यहाँ रख देते हैं, तो एच की वैल्यू आ गई 200 साइन स्क्वायर थीटा साइन 45 का होल स्क्वायर, तो 1/2 आ जाएगा, और 2g की वैल्यू हो जाएगी 20। 20 से इसको काट देते हैं तो ये कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 2 पंजे 10, तो आंसर क्या आ गया, 5 मीटर। ऑप्शन में है तो मेरे ख्याल में तो यही आंसर हो जाएगा, 5 मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। रिसेंट ईयर्स में जेई ने क्वेश्चन ईजी ही पूछे हैं, क्योंकि कोविड के बाद से आप देखेंगे कि जेई का जो पैटर्न है वो आसान होता गया है, क्वेश्चंस आसान होते गए हैं। लेकिन मेरा काम है जो क्वेश्चंस आए हैं उनको कराना, वो मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो थोड़ा सा फोकस रहिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करिए, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करिए। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मूव करते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगेन बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुका हूं, शायद दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में, कि जब भी किसी चलती हुई ऑब्जेक्ट से कोई और ऑब्जेक्ट निकलता है तो वो जिस जगह से निकल रहा है उसकी ही इनिशियल वेलोसिटी लेकर के निकलता है ना। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करें, क्योंकि मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था ऐसा ही, ये उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड है। तो आप एक बार सॉल्व करिए, फिर वीडियो को वापस से रिज्यूम करके देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको करा देता हूं। एट t इक्वल टू 0 a truck starting from rest moves with a uniform acceleration 5 meter per second square. At t is equal to 20 second, a ball is released from the top of the truck and the ball strikes the ground in 1 second after the release. The velocity of the ball when it strikes the ground, ये हमें बताना है। तो बेटा देखो, जब ट्रक स्टार्ट किया तो ट्रक कितने से चल रहा था, ट्रक की जो एक्सेलरेशन थी प्यारे बच्चों वो कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी एक्सेलरेशन थी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 20 सेकेंड के बाद बॉल को रिलीज किया है। तो 20 सेकेंड के बाद t इक्वल टू 20 पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो बॉल रिलीज हुई है, जो बॉल रिलीज हुई है वो इस ट्रक की वेलोसिटी लेके निकलेगी 100 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में।
और वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। अब अगर 1 सेकंड के बाद ये ग्राउंड पे गिरती है बेटा, तो 1 सेकंड के बाद एक्स में तो वेलोसिटी वही रहने वाली है 100 मीटर पर सेकंड, लेकिन वाई में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा? वाई में अभी आपको बताया, वाई में वेलोसिटी होगी जीटी। जी की वैल्यू है 10, टाइम लग रहा है 1 सेकंड, तो वाई में वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए बेटा? 100 आई कैप माइनस 10 जे कैप। 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। कोई बच्चा अगर अच्छे से मोशन इन ए प्लेन को पढ़ रहा है तो 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये कंसेप्ट वापस से याद दिला दिया कि जब भी किसी चलती हुई चीज से कोई चीज निकलती है तो वो उसी की वेलोसिटी को लेकर के निकलती है प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ये आपको पसंद आ रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो जरूर अपने सीरियस पढ़ने वाले दोस्तों को इन वीडियोस को रिकमेंड करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलें। अगली वीडियो उस टॉपिक पे होगी जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है एग्जामिनेशन के अंदर। साथ ही मैंने ये भी 2026 के लिए जो स्ट्रेटजी है वो ऑलरेडी डाल दी है। तो आप लोग वो भी देखिए, उसका लिंक भी मैं ऊपर आपको शेयर कर दूंगा। तो हैव ए ग्रेट डे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।